श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए, स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम एक ऐसी समस्या को लेकर आपके सामने आए जो एक जिज्ञासु के द्वारा रखी गई है। ये समस्या कोई आज की नई समस्या नहीं है, ये तो प्राचीन काल में भी समस्या आयुर्वेद में बहुत प्रकार से अच्छे से इसको जो है डिस्कस किया जा चुका है। तो आइए ये समस्या मैं आपके सामने रखूं। तो ये समस्या है कि मोटापा घटाने की बात तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर का वजन बढ़ाना चाहता है, कोई भार को बढ़ाना चाहता है, तो उसको उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो विषय है ये एक तरह से कमजोरी से जुड़ा हुआ था। जो लोग कमजोर हैं वो अपनी कमजोरी का निवारण कैसे करें। तो यहाँ पर हम किसी भी समस्या या किसी रोग या किसी भी जिज्ञासा के जब समाधान को ढूंढते हैं तो हमें सबसे पहले उसके कारणों में जाना होगा। जी हाँ, कमजोरी जो है ये बहुत प्रकार से हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय पर बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसका वास्तविक बेसिक निर्माण जो है, उसका मौलिक जो निर्माण है, उसकी जो नींव है वह वहीं पर रखी जा रही होती है। और यदि नींव कमजोर होती है तो फिर वह बालक जो है जीवन भर कमजोर रहता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जिस समय माँ के गर्भ में बालक होता है उस समय माँ के शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, तो माँ के पोषण का ध्यान रखा जाए। तो खैर, जो लोग जन्म ले ही चुके हैं और अभी कमजोरी का शिकार हैं, उनके लिए हम कुछ आगे बात करेंगे। तो जो इस प्रकार से जो जन्मजात ही माँ के गर्भ से कोई सी कमजोरी के फैक्टर को लेके बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे बच्चों में समस्या देखने में मिलती है कि उनको कितना भी खिलाएं पिलाएं लेकिन वह उनको हजम नहीं होता। दूसरी समस्या जो है वो ये होती है कि खाया पिया हजम ही नहीं होना। और तीसरी समस्या ये होती है कि हजम तो हो जाता है लेकिन उस खाए हुए से रक्त का निर्माण नहीं होता है। तो रक्त का जब निर्माण नहीं होता है तब भी शरीर के अंदर जो है वह ग्लो नहीं आता और वह चुस्ती और स्फूर्ति जो है बालक में वह नहीं बन पाती। और महिलाओं के अंदर विशेष रूप से रक्त की जो कमी है वह पाई जाती है। जो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ जन्म ले रही हैं, जो आगे आकर के युवा स्त्रियाँ बनती हैं, उनके अंदर रक्त की कमी जो है वह भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके साथ हमें निपटान करने की आवश्यकता है। परंतु इस विषय पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो है कि हमें वजन को बढ़ाना कैसे है। और एक और फैक्टर है कि खाया पिया जो भोजन है, जब रक्त ही नहीं बन रहा तो उससे फिर हमारे जो है धातु का निर्माण भी नहीं होता है और हमारे जो हड्डियों के भीतर जो मज्जा है वह भी पुष्ट नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये है इन डेप्थ कमजोरी के कारण। तो खैर, हमें कमजोरी के इन सभी कारणों से जब निपटना है तो हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से यौगिक और आयुर्वेदिक के सिद्धांतों पर चलाना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए कि समस्त पशुओं के अंदर सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक पुष्ट, सबसे अधिक बड़े शरीर वाला और सबसे अधिक शांत और संयमित जीवन जीने वाला जो एक पशु है वो है हाथी। जी हाँ, हाथी पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव होता है। तो ये हमें मान करके चलना चाहिए कि जो यौगिक आहार है और जो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर टिका हुआ आहार है वही मनुष्य को जो है बल और पुष्टि प्रदान कर सकता है, आत्म प्रसन्नता दे सकता है और वह उसको शांति प्रदान कर सकता है। तो हमें ऐसा जो है बल और ऐसा शरीर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनाप शनाप और बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खाते रहने से जो ओबेसिटी या थुलथुलापन आ जाता है, वो मोटापा हमें बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है। ये वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध यौगिक जीवन जीते हुए, आयुर्वेदिक आहार लेते हुए और शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हुए हम अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट, मजबूत और जो है आनंद से परिपूर्ण कर सकें। तो इस प्रकार से अब हमें एक ये विषय देखना है कि जो कुछ भी हम भोजन ले रहे हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी जो थाली है भोजन की या दिन भर का जो आपका भोजन करने का जो एक जो स्टेप बाय स्टेप जो आपके जितनी भी बार आप भोजन या कुछ भी पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो जो जिस समय आप लेते हैं क्या वह संतुलन में है, क्या आप जो खा रहे हैं वह संतुलित और पौष्टिक आहार है। तो संतुलित आहार का बैलेंस डाइट के नाम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे ये कहना है कि आप ये देखें कि आपकी थाली के अंदर भरपूर मात्रा में अनाज है और दालें आप कितनी मात्रा में खाते हैं। अनाज का होना और अनाज में एक वैरायटी का होना, एक संपूर्ण वर्ष जो होता है 12 महीने का, उसमें भारत भूमि की, भारत माँ, हमारी जो धरती माँ है वो अनेकों प्रकार के अनाज और दालें और वो मौसम के हिसाब से अलग अलग अनाज और दालें हर समय देती है। तो बदल बदल करके हमको हर अनाज लगभग 2 महीने 3 महीने के लिए, जब तक उसकी उपलब्धता होती है, हमें विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनको खाना चाहिए। जैसे गेहूँ है,
चावल है और मक्का है, बाजरा है, जौ है, जवार है, जो कुछ भी भारत की धरती से पैदा होते अनाज हैं। और ये भारत, मुझे तो शायद सारे अनाजों के नाम भी नहीं याद होंगे। प्राचीन काल से जो हमारे एंशियंट ग्रेन्स ऑफ इंडिया के नाम से आजकल हम लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जो जितने अनाज के हमारे अलग अलग विभिन्न रूप हैं, उन सभी रूपों की अब हमें कल्टीवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। और सरकार इस मामले में काफ़ी, प्रशासन जो है कार्य कर भी रहा है। कृषि दर्शन नाम का एक जो आता है टीवी पर चैनल, उसमें काफ़ी जानकारी इस विषय में मिलती रहती है। तो अनाज हमारे आयुर्वेदिक और हमारे यौगिक जीवन में, भारतीय शुद्ध शाकाहारी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण जो है वह योगदान रखता है। अब देखना हमें ये है, इसी प्रकार से अनाज के साथ है हमारी दालें। दालों की पॉलिशिंग कैसे की गई है, किसी केमिकल के द्वारा तो उनको पॉलिश नहीं किया जा रहा है, और दालें के सोर्स से आप उनको जो है अटेन कर रहे हैं, उनको आप ग्रहण कर रहे हैं, इस बात पर बड़ा ध्यान दिया जाए। फिर आ जाती हैं हमारी थाली के अंदर रखी हुई सब्जियां और खूब सारे सलाद, और उसके साथ आ जाता है सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा भाग, वो है दूध। जी हाँ, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, दही, घी, मक्खन और पनीर, ये सारी चीज़ें जो हैं, और भी इससे जो कुछ भी बनाया जा सकता है, यह भी एक पौष्टिक आहार और संतुलित आहार की श्रेणी में आ जाता है। उसी की थाली के अंदर इसको रखा जाता है। परंतु ये जो संतुलित थाली की हम जब बात करते हैं, विभिन्न तत्वों की जब हम बात करते हैं, तो हमें ध्यान इस बात पर देना होगा कि आज उपभोक्तावादी इस संस्कृति में, क्या आपको एक उपभोक्ता या एक कस्टमर के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर, क्या जो आपको ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वे क्या शुद्ध हैं? क्या वो मिलावट से रहित हैं? क्या वो नकली तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिंथेटिक रूप से बनाया जा रहा है? सुनने में तो बीच में ऐसा भी आया था कि चावल भी जो है वो प्लास्टिक के द्वारा ग्रेन्स बनाया गया। उसमें सच्चाई कितनी है वो मैं नहीं जानती, परंतु जब इस प्रकार की संभावनाओं के युग में हम जी रहे हैं, तो इस बात पर हमें बहुत विचार करना होगा। तो यहाँ पर मेरा आपसे एक अनुरोध है कि लौट चलिए खेतों की ओर। आप भले ही शहरों में रहते हो, अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार आपको ज़रूर समय निकाल लेना चाहिए। यहाँ वहाँ बहुत घूमते हैं, कभी खेतों की सैर भी करो। अपने आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में तो आपको खेत अवश्यमेव मिल ही जाएंगे। पहुँच जाइए खेतों में, पहुँचिए किसानों के पास, और वहीं से जो है आप एक शुद्ध जो तत्व के रूप में इन सब वस्तुओं को ग्रहण करने का प्रयास करें। मिलावट से रहित और अशुद्धियों से रहित जो पदार्थ हैं वो ही आपको पोषण दे पाएंगे। अब तीसरी बात आ जाती है कि जितना भी प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हो, डिब्बा बंद है, पैकेट में बंद है, आधा पहले कुकिंग हो चुकी, आधी बाद में होने वाली है, ये सारे पदार्थ आपके खाए हुए पोषक तत्वों का ही भक्षण कर डालेंगे। जी हाँ, आप इस बात को सत्य मानिए। आप कितना भी पोषक आहार ले लें, लेकिन अगर आपने एक पैकेट चिप्स का या एक कोई इस प्रकार का डिब्बा बंद पदार्थ खा लिया, वो इतना नुकसान आपके जाकर के करने वाला है, भीतर की जो खाया हुआ पोषण है वह उसको भी जो है नष्ट कर डालेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के जो सिंथेटिक फूड्स हैं या केमिकल युक्त जो फूड है, किसी भी प्रकार से केमिकल हमारे शरीर में न जाने पाए, इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखें। अब इसके पश्चात जो अगला कदम आ जाता है, वो कदम ये है कि आपकी पाक की कला कैसी है, द स्टाइल ऑफ कुकिंग क्या है। ये जितने भी पोषक तत्व हमने यहाँ पर लिए, उनको बनाने का तरीका क्या है। हमने उनको ओवन में बना दिया तो उनके बहुत सारे तत्व नष्ट हो गए। अगर उनको बिजली के किसी उपकरण में डाल दिया, बहुत सारे तत्व जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक प्राकृतिक और नेचुरल गैस है, आजकल वो सबके घरों में उपलब्ध हो गई है। तो उसी के ऊपर खुले हुए बर्तन, मिट्टी की हांडी हो या पत्थर की हांडियां मिल जाती हैं, या फिर अपने पीतल के या अष्टधातु के या कांसे के या तांबे के, इस प्रकार के जो बर्तन हैं, भरत के बर्तन जो बोले जाते थे, उन बर्तनों को लौटा करके लाइए अपनी रसोइयों के अंदर, और उनके अंदर जो है इनकी पकाने की जो क्रिया है, ये पकाने वाली जब वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको ये बातें काफ़ी हद तक जो है स्पष्ट करूँगी। अब आ जाइए, हम चलते हैं उन खाने पीने योग्य वस्तुओं की बात कर लेते हैं जिनको खाने से, जी हाँ, वजन को बढ़ाया जा सकता है। भार बढ़ाने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम पहली श्रेणी में जो पदार्थ आने वाला है वो है, जी हाँ, वो है दूध।
दूध और दूध से बने हुए तमाम पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ याद रखिए उसमें कृत्रिम प्रकार के किसी सिंथेटिक दूध की हम बात नहीं करते हैं। जब हम दूध की बात करें तो उसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा। अब लोग सोच रहे हैं कि पैकेट का दूध खरीदेंगे और उसको पी करके बच्चे बलवान हो जाएंगे। अब बच्चों का भार क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आप एक बात मुझे ये बताएं कि आप जब गाय का दूध कहीं से लेकर के आते हैं, हम लोग गाय का दूध निकालते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के लिए हम लोग इतने अलर्ट होते हैं कि जल्दी गर्म कर लो, अगर बिना गर्म के दूध रखा रह गया तो फिर ये बाद में फट जाएगा। गर्म करने के बाद भी अगर मौसम अनुकूल नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो हम कहते हैं इसको जल्दी रेफ्रिजरेट कर दीजिए, नहीं तो अगर बाहर रह गया तो ये खराब हो जाएगा। अब आप सोचिए, जो दूध इतना सेंसिटिव होता है, जिसको निकालने के बाद हमें तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जो इतना पौष्टिक है, पोषक तत्वों से भरपूर है, वो दूध पैकेट में बंद होने के बाद 10-10 दिन और आजकल तो 6 महीने की शेल्फ लाइफ वाला दूध आपको अवेलेबल है। और आप ये कल्पना करें कि उस दूध को 6 महीने तक इस प्रकार से निर्दोष कैसे रखा जा सकता है। उसमें न जाने कितनी ही मात्रा में केमिकल्स डाल दिए गए हैं। इन्हीं केमिकल्स के प्रभाव से वो दूध जो है वो अपने नैसर्गिक प्राकृतिक गुणों को बिल्कुल लूज कर देता है, और वो दूध नहीं है, वो आप सफ़ेद जहर ही पी रहे हैं। तो इसलिए सावधान हो जाइए। वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो जाइए किसी गौशाला में, किसी गौपालक के घर पहुंचिए, गौ माता की सेवा करें। और सेवा का समय नहीं है तो फिर उनके निमित्त कुछ पैसा दे करके वहां से दूध खरीद कर लाइए। कम से कम दूध शुद्ध तो हो। और ऐसा गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, जिसका भी दूध आपको, और राजस्थान में तो ऊँट का दूध पी लेते हैं, ऊँटनी का, तो जो भी दूध जो है किसी भी वात्सल्यमयी गौ माता या ऊँटनी, इन सब जीवों ने जो वात्सल्य से परिपूर्ण होकर के दूध आपको दिया है, वही दूध आपके लिए पोषक देने वाला हो सकता है। इसके पश्चात बारी आ जाती है हमारी थाली के अंदर, और वो है सूखे मेवे। जी हाँ, ड्राई फ्रूट जो है ये वजन बढ़ाने में बहुत कारगर होते हैं। इसमें बहुत कैलोरीज होती है। एक कटोरी बादाम जो है वो लगभग 350-400 कैलोरीज। इसी प्रकार से काजू है, अखरोट है और किशमिश जो है, ये वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और इसमें भी विशेष रूप से यदि आप भार बढ़ाने की बात करें तो मुनक्का और अंजीर, मुनक्का और अंजीर को रात में आप भिगो दें। अगर एक आधी मुट्ठी भर मुनक्का और 2-3 अंजीर आप पानी में डाल करके भिगोएं, उस पानी को सुबह पी लें और उनको चबा चबा करके आप खा लें। इसी प्रकार से 5-7 बादाम, 2 अखरोट की गिरियाँ, और ये सब अगर आप खाते हैं, हाँ ये मैं बात आपको तब कह रही हूँ यदि आप कमज़ोरी के शिकार हैं और आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो भरपूर मात्रा में और वह भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट्स आप उनका सेवन करें। अवश्य में वज़न बढ़ेगा। परंतु ये ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं, आपको इनको अच्छे से धो करके और इनको भिगो करके, छिलका उतार करके, इस तरह से इनका सेवन आपको करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के बाद बारी आ जाती है जी आपके अनाज की। जो गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, जौ, जवार, जई, जो कुछ भी आपके इलाके में, आपके एरिया में, जो आपके जन्म स्थान में, आपकी जन्मभूमि के आसपास जो भी आपको अवेलेबल होते हैं, वो आपको खाने चाहिए। इसके पश्चात बात आती है हमारी दालों की। दाल जो है वो आपके शरीर का एक तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आपके शरीर के जो जिसमें लोहे का काम करता है, आपकी हड्डियां हैं, आपका पेशियां हैं, ये प्रोटीन है, आपके मांसपेशियों का निर्माण करने वाला है। तो दालें जो हैं ये भी परम अनिवार्य हैं। और यदि दालों को एक और प्रोसेस में हम डाल दें तो दाल की जो शक्ति है वो 100 गुना बढ़ जाती है। एक तो आप साबुत मूंग को ऐसे ही खाएं, दूसरा साबुत मूंग को आप भिगोने के पश्चात उसको अंकुरित करें, और अंकुरित दाल का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप समझ लीजिए जैसे दाल की शक्ति को आपने 100 गुना बढ़ा लिया। तो इस प्रकार से शक्तिवर्धक दालें जो हैं ये बहुत पौष्टिक हैं, इनका सेवन हमें करना चाहिए। अब बारी आती है अंत में हमारे फलों की और उन सब्जियों की जो हमारे वज़न को बढ़ा सकते हैं। जितने मीठे वाले फल हैं, जैसे केला, चीकू, अंगूर और आम, आजकल जो आ रहा है सीताफल है, आजकल एक नया फल विदेशों से आ गया है, वह भारत में भी पैदा हो रहा है, उसका नाम है एवोकेडो। तो इस प्रकार से ये जो फल हैं ये भी वजन को बढ़ाने वाले हैं। तो इन फलों का भी आप भरपूर मात्रा में सेवन करें, अपने भार को बढ़ाएं, अपनी कमजोरी को दूर रखें, योग और प्राणायाम करें। अब मैं उस प्राणायाम का आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ, जिस एक प्राणायाम को करने से, आइए अब आपको बताते हैं वह योग का प्राणायाम, जिस प्राणायाम को करने के माध्यम से आप अपनी भूख न लगने की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, जब हमारी उदर के अंदर बैठी हुई जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो भूख नहीं लगती है,
उसको जगाने के लिए हमारे पास योग में एक साधन है, और वह साधन है हमारे पास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका अर्थात लोहार की धोंकनी। तो हमें अपने इस पेट को एक लोहार की धोंकनी की तरह इसका संकर्षण और विकर्षण बार बार करना है। आप देखिए किस प्रकार से करना है। ऐसे आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके सीधे अपने ये जो पेट का जो एरिया, उदर का जो एरिया है, इसको बार बार संकर्षण और विकर्षण करेंगे, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। साथ साथ में श्वास की गति चलेगी, श्वास को बाहर छोड़ना है और श्वास को भीतर लेना है। तो ये प्रक्रिया आप ध्यान से समझ लें और उसको कैसे करें। जब श्वास को बाहर फेंका तो पेट अंदर गया, फिर श्वास भरा, पेट बाहर आया। आप देख सकते हैं इस प्रकार करने पर ये जो संकर्षण विकर्षण की क्रिया हो रही है, इसको कहते हैं भस्त्रिका। तो पूरा श्वास अंत में आप जितनी आपकी शक्ति है उतना इसको करें, और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबे काल तक करना है। अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार इसको करें। जितने में आपको लगे कि अब हमारी पेट की जो मसल्स हैं वो थकने लगी हैं, तो वहां पर आप सारा श्वास खाली करें। खाली करने के पश्चात दोनों नासिका छिद्रों से गहरी लंबी श्वास को भर लें और उसके पश्चात साधारण रूप से श्वास को छोड़ें। ये एक चक्र जो है भस्त्रिका का, ये आपकी जठराग्नि को, आपके पेट में रहने वाली जो पाचन की अग्नि है, ये उसको संदीप्त करेगा, प्रदीप्त करेगा। आपको भूख लगने लग जाएगी, आपका मन करेगा कि मैं भरपेट भोजन खाऊं, और वो खाया हुआ भोजन जो है वो अच्छे से आपको हजम भी हो जाएगा, पचेगा भी, जिसका रक्त बनेगा, मांस बनेगा, और वह जो आपके शरीर के अंदर जाकर के आपको लाभ देने वाला है, आपके शरीर को हिष्ट पुष्ट करने वाला है। तो इस योग के अभ्यास के बाद अब मैं आपके पास हमारी पारंपरिक रसोई से, हमारी आयुर्वेद के ग्रंथों की मान्यता के अनुसार, जो हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, संपूर्ण भारत में हर रसोई के अंदर किसी न किसी रूप से ये दो व्यंजन जो बनाए जाते हैं, ये विशेष रूप से कमजोरी को भगाने का काम करते हैं। इन दो व्यंजनों का जो नाम है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। आप सुनेंगे तो अवश्य में आपको बहुत ही हर्ष भी होगा सुन करके, और आपको वह स्वाद भी याद आ जाएगा। जी हाँ, कमजोरी दूर करने के, वजन बढ़ाने के दो ऐसे व्यंजन हैं, जिस व्यंजनों में से पहले व्यंजन का नाम है हलवा, अर्थात सीरा या मीठा पॉरेज। वो आप लोग जानते हैं कि अनाज के चूर्ण को, आटे को हम घी के अंदर भूनते हैं और फिर उसके पश्चात उसमें मीठा पानी जो है वह डाला जाता है, या मीठा दूध डाला जाता है। इस प्रकार से उसको हम हलवा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गाय के दूध के अंदर चावलों को पका करके उसके अंदर मिश्री को जब मिलाया जाता है, वह बन जाती है हमारे पास खीर। और ये हलवा और खीर जो दो हैं, ये व्यंजन ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी बीमारी की वजह से पैदा हुई जो कमजोरी है शरीर में, उस कमजोरी को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, आप किसी भी प्रकार के मॉडर्न या फैशनेबल व्यंजनों की तरफ आकर्षित हों, उससे ज्यादा मेरा ये विचार है कि आप आकर्षित हों अपने इन स्वदेशी व्यंजनों की ओर। ये जो दोनों स्वदेशी व्यंजन हैं, हलवा और खीर, आप नाश्ते में हलवा खाना शुरू करें और रात्रि भोजन के अंदर आप अंत में एक कटोरी खीर जो है वह खाएं, और देखें कि किस प्रकार से आप अपने वजन को बढ़ा लेंगे, भार भी बढ़ जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। इसको बालक से लेकर के वृद्ध तक, महिला पुरुष सभी इसको बड़े प्रेम से खा सकते हैं। हलवा खाएं, खीर खाएं, कमजोरी दूर भगाएं, आयुर्वेद को जीवन में अपनाएं, योग को जीवन में अपनाएं, हृष्ट पुष्ट जीवन को जिएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगली बार फिर एक नई श्रृंखला लेकर हाजिर होते हैं शीघ्र ही। हरिओम।